ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की ये विशेष क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाएं। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। लंबा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए बंदे अरहम कहते हुए नीचे झुकेंगे। दूसरी बार बंदे गुरुवरम कहते हुए नीचे झुकेंगे। तीसरी बार बंदे सत्संग कहते हुए नीचे झुकेंगे। वंदे अरहम। श्वास भरते हुए वापस ऊपर। वंदे गुरुवरम। वंदे सत्यम। आसन बदलते हुए सुखासन में आए, आराम से बैठे। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखकर बैठे। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। अभी हमने एक छोटा सा प्रयोग किया, त्रिपदी वंदना। प्रयोग कितना छोटा सा है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैंने कहा वंदनासन में आए। वंदनासन एक आसन है, जिस तरह का अभ्यास करते हैं उसमें एक आसन, तो वंदनासन, इसमें इसके साथ आसन योग भी जुड़ा हुआ है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, इसके पीछे विज्ञान क्या है। रीढ़ की हड्डी अगर हमारी सीधी रहती है तो हमारी शक्ति जो है मूलाधार चक्र या शक्ति केंद्र से शक्ति ऊर्ध्वमुखी होती है, ऊपर की ओर आती है। तो हम कहते हैं हड्डी गर्दन सीधी रखना है। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़िए। तो ये भी एक मुद्रा है। इस मुद्रा से हमारे अंदर विनम्रता का विकास होता है। जब आप हाथ जोड़ते हैं दोनों हाथ, तो आपके अंदर कोई अहंकार नहीं रहता है, विनम्रता का होता है। फिर हम कहते हैं लंबा श्वास भरिए। लंबा श्वास जब भरते हैं तो हमारे अंदर प्राण ऑक्सीजन ज्यादा अंदर आती है। कितना साइंटिफिक है देखिए। लंबा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। तो श्वास छोड़ते हुए जब हम नीचे झुकते हैं तो भी हमारे इसमें भी ये भी एक आसन आता है इस तरह नीचे झुकने वाला। तो उससे हम आगे की ओर झुकते हैं तो हमारा ब्लड का जो फ्लो होता है माइंड मस्तिष्क की ओर होता है, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर होता है तो हमारे इसमें मेमोरी पावर बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। तो आगे झुकने वाला आसन इसमें बताया गया है। और इसमें हम वंदना किसको करते हैं, पहले कहते हैं वंदे अरहम। अरहम यानी ओम, पूरा ब्रह्मांड जिसमें समाया हुआ है उसकी वंदना। वंदे गुरुवरम, किसी एक गुरु का नाम नहीं लिया, गुरु की वंदना। कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु जीवन का कल्याण भी नहीं हो सकता। तो हम गुरु को वंदना करते हैं। उसके बाद तीसरी बार हम कहते हैं वंदे सत्यम।
सत्य की वंदना। तो देखिए छोटा सा प्रयोग, इसके अंदर कितना विज्ञान, आध्यात्मिक, भावनात्मक और वैज्ञानिक तथ्य इसके पीछे छुपे हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे हर प्रयोग के अंदर जो साइंटिफिक बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, उसके पीछे विज्ञान क्या है, इस बात को हमें जानना है। और उसके लिए आज हमारे साथ अमेरिका से, सुदूर अमेरिका से, नागपुर निवासी जो अभी अमेरिका में है, अंतरराष्ट्रीय योगाचार भारत भाई गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम परिचित हैं, हमारे योगा से संबंधित इन्होंने साइंस ऑफ मेडिटेशन, साइंस ऑफ योगा, इस तरह से 2 प्रयोग हमने पहले भी किए। और आज योगा से हमें क्या चमक, उसके पीछे वैज्ञानिक लाभ हमें क्या मिल सकता है, इन सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए भरत भाई आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप हमारा आज का सेशन प्रारंभ करें, हमारा मार्गदर्शन करें। भरत भाई गुप्ता। सभी को हाथ जोड़कर वंदन, नमस्कार, सुप्रभात। आनंद भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण ही मुझे इतने दूर से यूएसए से मौका मिल रहा है कि मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आप सभी से शेयर कर सकूं। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग बहुत सारे योग के सेशन, मेडिटेशन के सेशन करते हैं, पर मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो पहले देखता है कि मुझे मिलेगा क्या, फल क्या मिलेगा, है ना। गीता में तो कहा गया कि भाई कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, पर आजकल का मनुष्य देखता है कि मुझे फायदा क्या होगा। तो आज खास करके आज का जो विषय है ना, वो फायदे के ही, क्या क्या फायदे हो सकते हैं ध्यान और योग से, है ना। और क्या क्या चमत्कार है। हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या करके गए हैं, जो आज दुनिया में इतने जो रिसर्च हो रहे हैं, जो इन्वेंशन हो रहे हैं, जो डिस्कवरीज होते हैं, उसके पीछे अगर हम देखा जाए तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने हजारों साल पहले ये सबका आविष्कार कर चुके थे। और बाद में यही हमारा जो शास्त्र है, जब हमारे ऊपर राज्य किया गया मुगलों द्वारा और ब्रिटिशर्स द्वारा, तो ये ग्रंथ ये लोग ने लेके गए, उसका फिर उन्होंने विश्लेषण किया। ठीक है, हमारे ही जो ज्ञानी लोग थे, उनके मार्गदर्शन उन्होंने खूब विश्लेषण किया और उनको बहुत सारी चीजें पता चली, रे बाप ये भी हो सकता है। फिर उन्होंने उसके ऊपर कार्य किया और आज हम दुनिया में सभी जो वैज्ञानिक है उनका नाम लेके हम लोग बोलते हैं कि इन्होंने ये आविष्कार किया, वो आविष्कार किया। पर अगर मूल रूप पे देखते हैं तो ये आविष्कार तो हमारे ऋषि मुनि ने कई पहले कर चुके हैं। तो देखते हैं, मैं सभी सब आविष्कार तो इसमें नहीं बता सकूंगा, जो काफी महत्वपूर्ण मुझे लगे हैं। और इसमें आयुर्वेद को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि एक नया अलग विषय हो जाता है। साइंस के और योग से संबंधित जो भी है, योग का भी मैंने इसमें कोई ज्यादा लिया नहीं है, क्योंकि योग का हमको सबको पता है कि हमारे जो पूर्वज थे पतंजलि, है ना, महर्षि पतंजलि, उनके द्वारा ही सब ये इन्वेंशन हुए और आज पूरी दुनिया में वो योग सभी लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो बाकी के जो साइंस है ना, अपने संसार के बारे में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको हमारे महर्षियों ने क्या क्या चमत्कार किए थे उसके बारे में करते हैं। बाद में हमारे शास्त्रों में ऐसे कुछ सिद्धियां दी गई है, कुछ मंत्र दिए, कुछ संयम के विधि दी गई है, वो हम करते हैं तो हमें क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती है। और उसके बाद में साइंटिफिक बेनिफिट्स बताएंगे, जो कि आज के साइंस द्वारा, मॉडर्न मेडिकल साइंस द्वारा प्रूव हो चुका है ना। आजकल सभी लोग चाहते हैं कि भाई हमको प्रूवन होगा तो बोलिए, शास्त्रों में लिखा विश्वास नहीं करते हैं। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में प्रूव हो चुका है वो हमको बताइए। तो आज ऐसे ही सबके सब तो नहीं, पर कुछ मैंने उसको अपने 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, वो हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया है। तो मैं सबसे आज्ञा चाहूंगा कि हम स्क्रीन शेयर करने का
ओके, तो ये पहला स्लाइड मैं इसलिए बताता हूँ कि जिनको ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर वगैरह व्हाट्सएप के जो भी चाहिए तो वो ले सकते हैं। देखिए, अ, कई हज़ारों साल पहले हमारे जो ऋषिज़ रहते थे वो कैसे उनका जो गुरु शिष्य का जो परंपरा थी, उसके बारे में कैसे सिखाते थे, है ना? उसके बारे में उल्लेख है। फिर हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत कठिन आप लोग को मेडिटेशन अ, इतना ईज़ी नहीं है जितना हम आँख बंद करके सोचते हैं, बहुत कठिन होता है। तो ऐसी ही कठिन मेडिटेशन हमारे पूर्वजों ने, ऋषि-मुनियों ने कई साल, सैकड़ों साल, हज़ारों साल उन्होंने मेडिटेशन किया। उसके बाद में जो वेद में जो सीक्रेट है, यानी छुपा हुआ जो साइंस है, उसको उन्होंने उसमें से ढूँढ के निकाला और बाद में जो ढूँढ के निकाला उन्होंने उसको शास्त्रबद्ध किया, है ना? और आज जो मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलते हैं वो कुछ नहीं है, हमारे पूर्वजों ने जो-जो किया था, उसका ही वो मॉडर्न रूप है। उन्होंने काफ़ी आजकल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है इसके ऊपर और उसको मटेरियलिस्टिक इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं, वो सब प्रूफ करने के बाद में डॉक्यूमेंटेशन किया और आज हम उनको ही ज़्यादा जानते हैं। हमारे पूर्वजों को, ऋषि-मुनियों को नहीं जानते हैं हम। तो आज अ, उनको ही जानेंगे हम लोग, ठीक है? और ये सबसे पहले है आचार्य कनाद। अब कनाद जी का देखते हैं कि इनका जन्म 600 बीसी में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट, है ना? और इन्होंने थ्योरी ऑफ एटम देखिए कब बना लिया था? बिफोर क्राइस्ट के 600 उसमें बना लिया था ना। यहाँ पे बताया ही डेवलप्ड द थ्योरी 2600 साल पहले, जब डेल्टन डेल्टन जाने जाते हैं कि ये एटम की थ्योरी उन्होंने बनाई है, उन्होंने प्रूव किया है, पर उससे कई सौ यानी 2600 साल पहले ही हमारे ऋषि जो कनाद थे, उन्होंने इसका आविष्कार कर चुके थे। यही है चित्र में, उसके बारे में मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर दूसरे हैं महर्षि भरद्वाज। काफ़ी लोग ने सुना होगा इनके बारे में। जो पुष्पक विमान और ये सब विमानों की जब बात करते हैं, तो इनका ज़िक्र ज़रूर से आता है। और इन्होंने काफ़ी उनके जो ग्रंथ थे, उसमें विमान के बारे में काफ़ी लिखा है कि उसका स्टीयरिंग कैसे लेके जाना वगैरह, क्या-क्या प्रिकॉशन लेना, उसको प्रोटेक्शन सभी से कैसे करना, उसको सोलर एनर्जी में कैसे उसको चलाना और टेक ऑफ कैसे करने का, है ना? ये विभिन्न प्रकार के ये शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है? फिर आर्यभट्ट के बारे में अगर पता करते हैं, तो आर्यभट्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को काफ़ी इसके बारे में डिटेल मालूम है, इतने डिटेल में तो हम नहीं जाएँगे, पर ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियंस थे और ये इनका जन्म बिहार में हुआ था और इन्होंने भी अ, हमारे जो प्लैनेट्स है, जितने ग्रह है, ठीक है? उसके बारे में उन्होंने कैलकुलेशन किया, फिर उसका इक्लिप्स यानी ग्रहण कैसे लगता है, उसके बारे में उन्होंने उसमें चर्चा करी। फिर जैसे उन्होंने बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो गोल है और वो अपने एक्सिस में ही रोटेट होती है और सन के पूरे चारों ओर वो घूमती है और ये 1000 साल हो गए थे। उसके बाद में ही कोपरनिकस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हेलियोसेंट्रिक ये थ्योरी बनाया। उसका बेस पूरा वही का वही था, ठीक है? भास्कराचार्य के बारे में भी काफ़ी लोग को इसके बारे में पता है। उनके बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या-क्या शोध लगाए थे। उन्होंने लगाया था कि हमारा जो अर्थ है, उसका एक राउंड जो सूर्य के उसमें होता है ना, हमारा जो 1 साल, वो एग्ज़ैक्टली कितना है? देखिए इतना सटीक उन्होंने कैलकुलेशन किया, डेसिमल्स में है। कितना है देखिए, 365 दिन है, उसके बाद में 2, 5, 8, 7, 5, 6, 4, 8 ऐसे इतनी संख्या में उन्होंने इतना सटीक उन्होंने कैलकुलेशन किया कि इतना समय लगता है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि उस समय तो हमारे जो पूर्वज थे वो मैथमेटिक्स में तो
एकदम प्रवीण थे, पूरे उसके द्वारा ही पूरे की पूरी व्यू रचना सब 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 पूरा का पूरा वो करते थे। और उन्होंने एक सूर्य सिद्धांत भी लिखा, जिसमें हमारे प्लेनेटरी जो पोजीशंस है, यानी कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है, सब उसी समय, ठीक है। ग्रहण कैसे लगता है, कॉस्मोग्राफी कहाँ कहाँ पे तारे, प्लैनेट्स वगैरह सब है, सब मैथमेटिकल टेक्निक्स वगैरह और एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट्स वगैरह क्या लगते हैं, काफी डिटेल में उन्होंने इसके बारे में चर्चा करी। फिर महर्षि है वराह मिहिरा, वराह मीर, ओके। तो इन्होंने देखिए क्या किया, उनके बृहद संहिता और बृहद जातक में देखिए क्या क्या लिखा उन्होंने, ज्योग्राफी के बारे में काफी लिखा है उसके बारे में। फिर हमारे आप देखते हैं ना कि नक्षत्र के अलग अलग झुंड रहते हैं, हम लोग सप्त ऋषि बोलते हैं, ये ऐसे अलग अलग शेप रहते हैं, कोई हिरण के कोई इसके, तो उसका कॉन्स्टेलेशन है ना, उन्होंने उस समय ही बता दिया था कि देखिए ऐसे 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 है सब। फिर बॉटनी का भी उन्होंने उसमें उल्लेख किया है, एनिमल साइंस का भी उल्लेख किया है। फिर पंच सिद्धांत में उन्होंने कि हमारा जो लोग बोलते थे ना, भाई ये मून चमक रहा है ना, उसका खुद का लाइट होगा, पहले के जमाने में बोलते थे, पर उन्होंने उस समय प्रूव करके दिया था कि कोई भी प्लेनेट का खुद की चमक नहीं होती है, उसका जो हम देखते हैं चमक, जो शाइनिंग, वो सूर्य से ही होती है, उसने प्रूव कर दिया था, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने काफी डिजीज के बारे में भी, जो प्लांट से और ट्रीज से रिलेटेड जो डिजीज उसके बारे में भी उन्होंने उसी समय शोध करके लिखा था। अब यजुर्वेद में देखिए एक वर्ष है उसमें कि ब्रह्मानंद व्याप्त देह भासिता हिमारुज, ठीक है। तो उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ब्रह्मांड कैसा फैला हुआ है, और वो अंडा है, एग के हिसाब से है। आजकल का साइंटिस्ट भी प्रूव कर रहा है कि हमारी जो गैलेक्सी है वो एग के शेप में है। तो ये उन्होंने उस समय उनके शास्त्रों में लिख के गए थे। देखिए पूरा तरह से ओवल यानी इसके शेप में है, और हमारी जो अर्थ है, हमारे जो धरती है, वो स्पिरिकल शेप में है, ठीक है। और जबकि लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानी लोग बोलते थे कि हमारी जो दुनिया वो फ्लैट है, ऐसा नहीं है। हम लोग को तो पहले से ही पता था, भूगोल है ना, भू जो है वो गोल है, हमको सबको पहले पता था। ये तो ईस्ट यूरोपियंस और ग्रीक लोग थे, उनको इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए वो बोलते थे कि हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट है। पर इंडिया के लोग को तो बहुत पहले से ये सब चीज पता थी। तो देखिए हमारा साइंस है ना कहाँ तक था, है ना। तो जानकारी है। इसके बाद में हम अब योग के चमत्कार के ऊपर जाते हैं। पतंजलि योग सूत्र में जो तीसरा पाद है सिद्ध योग, है ना, जो सिद्धियां उसमें प्राप्त होती उसके बारे में काफी उसके वर्णन है। तो देखिए मैंने कुछ सूत्र लिखा है, सब नहीं लिखा हूं, जो बहुत सिंपल है, जो समझने के लिए आसानी जाएगी जनरल पब्लिक को, उसके बारे में ही उसका बताया है कि संयम, संयम ने धारणा ध्यान समाधि, ये तीनों का अगर हम एकाग्रता से किसी भी वस्तु पे संयम करते हैं तो उससे जो संबंधित है वो पूरा का पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। जी देखिए वेद वगैरह जो सब लिखे हैं, उपनिषद वगैरह, वो क्या किसी ने डिक्टेट किया करके लिखे, ऐसा नहीं। तो बोलते हैं भगवान की नहीं है, पर इन्होंने इतना मेडिटेशन के इतना है कि वो जो पूरा का पूरा ज्ञान था वो पूरा का पूरा लेके फिर उन्होंने उसको लिखा है। तो हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मांड में जो छुपा रहस्य है ना, उसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप संयम कर सकते हैं उसके ऊपर, तो वो ज्ञान आपको हासिल हो सकता है। यह हमारे पूर्वजों ने पतंजलि योग सूत्र में यह प्रूफ करके दिया है। जैसे चंद्र में अगर हम संयम करते हैं तो तारों की जो जितनी भी व्यू रचना है, पहले तो कोई रॉकेट टुकेट नहीं थे कि वहां जाके देखेंगे वगैरह, सब यहीं बैठ के चंद्र पर संयम करते थे, पूरी तरह से धारणा ध्यान समाधि पूरी लगा देते थे चंद्र के उस पर।
ठीक है, और उनको फिर तारों की व्यू रचना पूरी उनके दिमाग में आ जाती थी और फिर उसका वो लिख कर उसको ग्रंथ में करते थे। वैसे ही ध्रुव तारा पे अगर कॉन्सेंट्रेट संयम करते हैं तो तारों की गति है ना, हर एक तारा, हम तो सिर्फ प्लैनेट की बात करते हैं, उन्होंने तो तारों की गतियां कितनी है उसके बारे में, जो अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी पॉसिबल हुआ ही नहीं है। हम तो अभी अपनी गति में घूम रहे हैं प्लैनेट्स के, है ना। ऐसे तो कितने सारे तारे हैं जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। वैसे ही बोलते हैं कि नाभि में अगर हम संयम करते हैं तो शरीर के अंदर की व्यू रचना पूरी पता चल जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 72,000 नाड़ियां अंदर है, अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, ईडा है, पिंगला है, किसने देखा है? पर जब नाभि पे हमारे ऋषि संयम करते थे तो उनको शरीर के अंदर की पूरी व्यू रचना पता चल जाती, कौन सी चीज कहां पर है। ठीक है, तो देखिए कितना कितना गहन उन्होंने अभ्यास किया था। नेक्स्ट चलते हैं। ये सिर्फ मैं सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूं ताकि आपको अपने संस्कारों पे, अपनी संस्कृति पे, अपने ज्ञान पे हम लोग को थोड़ा सा अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल आप जो देख रहे हैं कि साइंस में जो भी नई नई चीजें शोधी जा रही है उसका अगर बेस देखेंगे तो हमारे पूर्वजों ने पहले ही वो सब बता के रखे हैं, है ना। फिर कंठकूप में अगर हम संयम करते हैं तो भूख प्यास मिट जाती है। जस्ट इमेजिन आप करिए, पहले के ऋषि मुनि कहाँ खाते पीते थे, जब एक बार बढ़ गए आंखें बंद हो गई, खत्म, है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान लगाया तो उनके पूरी भूख प्यास मिट जाती थी। कुर्म नाड़ी, कुर्म को बोलते हैं टर्टल यानी कछुआ, है ना, और उसको ब्रेथ भी बोलते हैं, जो श्वास। पर हमारी अभी जो हम जो श्वास बोल रहे हैं जो साइंस के हिसाब से वो श्वास नहीं, प्राण, जो प्राण जा रहा है अंदर जिसके कारण हमारी 72,000 नाड़ियां उससे शुद्ध हो रही है, हमारी चक्र शुद्ध हो रहे हैं, हमारी जितने सुषुम्ना ईड़ा पिंगला जो शुद्ध हो रही है, उसकी शक्तियां बढ़ रही है, वो ये श्वास के भरोसे नहीं, ये ऑक्सीजन वाला नहीं, प्राण शक्ति। तो वो कुर्म नाड़ी के बारे में बताया है कि उस पे संयम करने से शरीर और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं, एकदम स्थिर हो जाते हैं, कोई थॉट्स नहीं, यानी जैसे समाधि इसमें जाते हैं। तो जस्ट देखिए, और फिर कुर्म को ऐसा कहा गया है कि जो टॉर्टराइज होता है ना, हमारा शरीर जैसे टॉर्टराइज के समान है ना, वो अंदर सिमटा हुआ रहता है। पर आदमी की इच्छा हरदम होती है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, उसके बाहर क्या है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है उसको देखने, इसलिए वो हाथ पैर बाहर निकाल के, मुंडी बाहर निकाल के बाहर देखने की कोशिश करता है। तो यही शास्त्रों में लिखा है कि हमारी जो कुर्म नाड़ी है उसको संयम करने से हमारे दोनों ही स्थिर है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है, न शारीरिक न मानसिक, और आप पूरी तरह से आपका पूरा कनेक्ट पूरे यूनिवर्स में हो सकता है, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं सब। फिर हृदय पर संयम करने से जो चित्त का स्वरूप है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से उसका ज्ञान हो जाता है हमारे हृदय के इस पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी देखिए और भी इंटरेस्टिंग है इसके बारे में। हाँ, तो जैसा महाभूत सबको ही पता है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। ये 5 तत्वों से संसार में जितनी वस्तुएं सब बनी है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, पर 5 तत्व रहते ही है उसके अंदर। पूरा ब्रह्मांड की निर्मिति ये 5 महाभूत से हुई है। तो ऐसा उसमें वर्णन है सूत्र 45 में कि बहुत सिद्धियां इससे प्राप्त हो सकती है अगर पंचम। तो कौन कौन सी सिद्धियां पंच महाभूत पर? तो हमारा जो शरीर है ना वो एकदम सूक्ष्म बन सकता है, उसको अणिमा बोलते हैं, है ना, अणु के समान बन सकता है। आपने देखा होगा कि वो जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो बीच में बहुत बड़ी राक्षस आ गई थी, तो उन्होंने एकदम अपना रूप अणु किया और उनके कान में से निकल के आगे चले गए, है ना। वैसे ही लघिमा, आप अपने शरीर को इतना हल्का कर सकते हैं कि आकाश में आप गमन कर सकते हैं। हम लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे जो
धार्मिक पिक्चर वगैरह आते थे कि कोई भी जो जिनको सिद्धियां प्राप्त है वो वहां जा रहे हैं विदाउट वाहन, है ना, यहाँ से वहां जा रहे, तो उनका उनका शरीर वो इतना हल्का कर लेते थे कि वो हवा के साथ में कहीं पे भी गमन कर सकते थे। फिर महिमा, यानी शरीर को इतना बड़ा कर दिया है, शरीर को इतना बड़ा कर दिया है, जैसे आपको कौन सा उदाहरण दे, हाँ, जैसे विराट रूप कृष्ण भगवान ने गीता में बताया था, है, तो अर्जुन तो देख ही नहीं सकते थे पूरा रूप, इतना विशाल करके उनका बना दिया था। तो इतना कर सकते हैं, ये सब सिद्धियां है, ये सब करने से पंचमहाभूत में अगर हम संयम करते हैं तो ये सब पॉसिबल है। वैसे ही गरिमा, शरीर को इतना भारी करना कि एक उदाहरण उसका दे देते हैं कि जैसे हनुमान जी वहां रावण के दरबार में गए थे, है ना, उसको उठाने की कोशिश किया सब लोग ने, तो वो अपने आप को शरीर को इतना भारी कर लिए थे तो कोई भी उठा नहीं सके। और जब रावण आया उठाने के लिए तो उसको बोले मेरे शरण जाने के बजाय पर राम जी के शरण जाओ, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। तो ये सब चीजें शास्त्रों में प्रूव भी हो चुकी है। अब आगे चलते हैं हम लोग असली चीज पे, है ना, साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जब हम योग और मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जितने मेडिकल सिस्टम्स हैं, है ना, बहुत सारे मेडिकल, डिटेल में जाएंगे तो 13 है, 11 भी है, पर 9 मेडिकल सिस्टम जो बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको बताता हूँ कि योग और मेडिटेशन करने से कौन कौन से मेडिकल सिस्टम, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मल त्याग वगैरह जो विसर्जन करते हैं ना वो, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन इंद्रियां जो होती है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, हमारा पेट में जो डाइजेशन चलता है, फिर हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है ना, मांस, फिर हड्डियां, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेट घूमते रहता है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, 2 लंग्स है ना, फिर ये नर्वस सिस्टम है, पूरे नर्व्स हमारे कंट्रोल में रहते हैं, फिर ये इंडोक्राइन सिस्टम है। ऐसे ये महत्वपूर्ण सिस्टम आपकी बैलेंस हो जाती है। और जो मनुष्य की रोज अगर योग और मेडिटेशन ईमानदारी से करते हैं दिए हुए समय तक, ठीक है, तो ये आपकी 9 मेडिकल सिस्टम्स अगर परफेक्ट हो गई है तो आपको बीमारी तो रहेगी ही नहीं। आजकल जो मेन बीमारी हो रही है वो इसके कारण हो रही है, इंडोक्राइन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। भाई देखो, प्लास्टिक की भी एक लिमिट होती है, आप प्लास्टिक खींचो छोड़ दो तो वापस चले जाएगा, फिर खींचो छोड़ दो वापस चले आएगा, पर आप उसको खींच के ही रखोगे बहुत समय तक तो क्या आपको लगता है वो वापस जाएगा? नहीं जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी मर जाएगी, टूट जाएगी। बहुत ज्यादा खींचने से कंटिन्यूस अगर तनाव 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 में जीते हैं हम और ध्यान और मेडिटेशन और सॉरी योगा वगैरह नहीं करते हैं तो वो एक प्रकार का खिंचाव रहता है और आदमी कब तक उसको सहन करेगा। भगवान ने सब ऑर्गन्स बहुत अच्छे से बनाए पर उसकी भी एक लिमिट होती है ना, हम लिमिट से ज्यादा अपने आप को तनाव में लाते हैं और कोई नहीं, फालतू नहीं, एकदम फालतू रहती है, उससे कोई मटेरियलिस्टिक सब हमारे सोच रहती है। जितनी अपनी चादर उससे कई गुना पैर पसार देते हैं और फिर ये कैसे करूं वो कैसे करूं, है ना। तो अपनी क्षमता के अनुसार करो ना भाई, धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाओ, किसने रोका है आपको। वैसे ही ऑक्सीजन एनरिचमेंट ये भी बहुत सुंदर है। जब हम लोग प्राणायाम करते हैं, अभी आप लोग जो श्वास ले रहे हैं हम ले रहे हैं, बस इतनी से श्वास अंदर जा रही है सोच लो, और उसका 20% ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और उतने ही ऑक्सीजन से आपका शरीर पूरी तरह से चल रहा है। सोच लो इतने से ऑक्सीजन। पर जब आप प्राणायाम करते तो मुझे बताओ कितना ऑक्सीजन लेते हैं। अपनी हवाई 5 से 6 गुना अंदर जाती है। देखो आप सब लोग एक बार श्वास लेके देखो, लंबी गहरी, पूरी छाती आखिरी तक भरो, लंबी गहरी श्वास। मैं आपको बोलता हूं, तैयार, लो, देखा पूरी छाती भर गई है। तो ये जो आपने अभी श्वास लिया है ना, वो 5 से 6 गुना श्वास अंदर लिया है। अब मुझे बताओ 5 से 6 गुना श्वास लिया है तो 5 से 6 गुना ऑक्सीजन भी अंदर रहेगा, क्योंकि वो तो 20%, 21%, तो ऑक्सीजन उसमें रहना। तो वॉल्यूम वाइज ऑक्सीजन बहुत सारा अंदर जा रहा है, 5 गुना ज्यादा जितना हमने लिया था।
अब 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन जब ब्लड में जाएगा तो हमारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जितने भी है उसकी क्षमता 5 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन है। अब जब वो ऑक्सीजन ब्लड हर एक सेल में जाएगा तो सेल तो अभी छोटा सा थोड़ा सा ऑक्सीजन लेता था और एनर्जी प्रोड्यूस करता था, अपना अपना काम करता था हर एक सेल। पर जब 5 गुना ऑक्सीजन उसको ज्यादा मिल रहा है तो जो सेल है उसकी क्षमता तो 5 गुना बढ़ गई ना, क्योंकि अंदर तो पावर हाउस है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन डालेंगे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। जब ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी तो आजू बाजू में जो रोग के कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो भी है वो तो मरना ही है। उतनी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता है ना। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, 5 गुना शक्ति ज्यादा आ गई है। और ये जो कीटाणु फिटाणु रहते हैं उनके सामने टिकते ही नहीं है, मर जाते हैं। तो ये है उसका पीछे विज्ञान। इसलिए प्राणायाम सबसे ज्यादा करना चाहिए ना, सभी करना चाहिए। अष्टांग योग जो है ना पूरा का पूरा उसमें करना चाहिए, वो हम आगे अपन चर्चा करेंगे। तो आप समझिए कितना महत्वपूर्ण है ये। फिर आगे चलते हैं। जितने हमारी श्वास रहेंगे उतनी ही हमारी लाइफ भी रहेंगी। अब देखिए जैसे पिग है ना, कबूतर है, बंदर है, चिड़िया है, डॉग है, हॉर्स है, गोट है, इनके आप देखो कितने श्वास। 1 मिनट में कबूतर देखो 34 श्वास ले रहा है। उनकी उम्र भी वो हिसाब से छोटी रहती है। फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। बिल्ली हो गया, फिर एलिफेंट हो गया। एलिफेंट सिर्फ 22 बार श्वास लेता है। बतख हो गया, स्नेक सिर्फ 16 बार लेता है, यानी मनुष्य के इतना ही वो भी श्वास लेता है। हम भी 15 से 16 बार ही लेते हैं श्वास। और जो टॉर्टराइज है वो, जो टर्टल है वो सिर्फ 4 बार लेता है ना। तो 4 बार लेता है श्वास 1 मिनट में, तो 400 साल जिंदा रहता है। अगर हम भी 4 बार ही श्वास ले 1 मिनट में तो हम भी 400 साल जिएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर 15 से 16 बार ले रहे हैं तो भाई शास्त्र के हिसाब से तो वो 400 जीता है 4 में, तो 16 यानी 4 चौक 16, तो हमने 100 साल तो जीना चाहिए। क्या जी रहे हैं क्या हम 100 साल? नहीं ना। जब हम तनाव में आते हैं तो हमारी श्वासें 16 के क्या 22-24 हो जाती है ना। तो हम, भगवान ने तो हमको श्वासों के साथ भेजा है, उम्र के साथ नहीं भेजा है, याद रखना। ठीक है, जितना श्वास आप कम वापरेंगे उतनी आपकी श्वास ये जिंदगी लंबी होगी और बिना बीमारी के। सभी लोग चाहते हैं। इसलिए भाई देखो, अपन तो कोई ऋषि मुनि नहीं है कि 24 घंटे हम लोग प्राणायाम करते रहे, ध्यान करते रहे, है ना। हम लोग मनुष्य है, काम भी करना है। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लंबी गहरी श्वास लो ना, जब भी आपको समय मिलता है लो लंबे। मैं तो बोलता ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा है ना। सभी को 24 घंटे, आपको भी 24 घंटे है, उसमें से ही बचाओ। पहले मैं फैक्ट्री में काम करता था तो 8 से 10 घंटा सोता था, फिर भी मेरी नींद नहीं पूरी होती थी। पर जब से योग करना स्टार्ट किया तो कहाँ 8 कहाँ 10, 6 घंटे में एकदम। और जब उठता था ना तो इतना उत्साह रहता था सिर्फ योग करने से। तो आपकी नींद कम हो जाती है। और वही 2-4 घंटे जो मिल रहे हैं ना, वो खुद के ऊपर लगाओ, लोगों की सेवा करो, है ना। बहुत नेक काम है। आप तो तरोताजा हो जाएंगे, बीमारी से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखो कि इसका बहुत ज्यादा फायदा, जितना भी मिलता है समय आप करो। फिर नेक्स्ट है, अब जो पहला चित्र देख रहे हैं ना यहाँ पे, जो ज्यादा जामुनी कलर वगैरह है ना, ये अभी जो हमारी स्थिति है ना वो है, ठीक है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अभी तो खैर आप लोग का सुबह का समय है, यहाँ पे भी 9:35 हो रहा है रात के। तो इनबैलेंस्ड है सब। आप जब दिन भर काम करेंगे या ये सब तनाव उनाव में जाएंगे तो ये आपका चित्र ब्रेन का अंदर ये रहेगा। पर आप अगर मेडिटेशन योग वगैरह करते हैं 15 मिनट, तो देखिए धीरे धीरे ये जो जामुनी कलर है, जो डार्क ब्लू कलर है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और जो वेव्स हैं वो पूरी तरह सिंक्रोनाइज है ना। हमारा राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये दोनों की आप देखेंगे कि तरंगे जो है वो यूनिफॉर्म हो रही है, उसका एक कलर आ रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत अभी शेप में आ गया है। और अगर हम
30 मिनट कर लेते हैं तो देखो उसका शेप कैसे आ गया, बिल्कुल एकदम सिंक्रोनाइज हो गया है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन कोऑर्डिनेशन। तो यही बताया गया है कि जब हम योग और ध्यान करते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलते हैं। आप फिर एकदम जो भी डिसीजन लेंगे वो परफेक्ट रहेगा, आपकी मेमोरी शार्प रहेंगी, आपका कंसंट्रेशन रहेगा, आपका आउटपुट अच्छा रहेगा, बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद में चलते हैं कि अगर ब्रेन को हम अखरोट के समान रहता है, अगर इसको एक स्लाइस निकालते हैं उसकी, तो आप अंदर का भाग देख रहे हैं कि जो आजू बाजू का जो एरिया है वो ग्रे मैटर बोलते हैं, ब्राउन कलर का, और बीच का जो है वो व्हाइट मैटर बोलते हैं, है ना। तो क्या होना चाहिए, योग के कारण, ये तनाव के कारण तो हमारा व्हाइट मैटर बढ़ता है, ठीक है, अंदर का जो सफेद है। पर जब हम योग करते हैं तो हमारा ग्रे मैटर ये ज्यादा बढ़ता है, ये आजू बाजू जो भी है। अब ग्रे मैटर का क्या फायदा है, ये बढ़ने से क्या होता है, तो देखिए हमारे सब पूरे मसल्स कंट्रोल अच्छे तरह से हो जाते हैं, हमारे जितने सेंसेस है उसका परसेप्शन अच्छा हो जाता है, हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, हम जो भी डिसीजन लेते हैं ना वो एकदम परफेक्ट रहता है। और इमोशन और सेल्फ कंट्रोल, इमोशन में बहते नहीं है, ठीक है, और हमारे पर खुद के ऊपर कंट्रोल जबरदस्त आ जाता है। तो ये देखिए, और ये फायदा है योग और मेडिटेशन प्राणायाम का, है ना। अब ये देखो, आपको सभी पता होगा, अपन ने इसमें जो चक्र विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो पिछले बारी हम लोग ने चक्र विज्ञान में मणिपुर चक्र का किया था, तो उसमें वो फाइट या फ्लाइट, है ना, भागो या लड़ो। तो ये जो है ना, ये हमारा जो शरीर है उसमें भी दो सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक है, एक पैरासिम्पैथेटिक है। जब कोई तनाव एकदम से आ जाता है, कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना वगैरह, तो हमारे शरीर एकदम से उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो हमारी अंदर के सिस्टम है, वो हम उसको एसएनएस बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एक्टिवेट हो जाती है, और फिर जो सामने का जो प्रॉब्लम है उसको हम अच्छे से फेस कर सकते हैं। पर ये हर बार फेस करते रहेंगे तनाव 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 में, तो हमारी जो ऑर्गन्स है ना वो फिर धीरे धीरे उसकी क्षमता कम हो जाती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कब एक्टिवेट होती है, जब आप योग करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, हर बार हर सेशन में बोलता हूँ कि आप मैक्सिमम करो। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं अभी भी, आज भी में 3 घंटा मैं मेरा अभ्यास करता हूँ, उसमें सब आ गया, ठीक है। जब भी आ गया, ध्यान भी हो गया, आसन भी हो गया, प्राणायाम भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया, सब आ गया। तो जितना ज्यादा शरीर, देखिए शरीर आपका है, आप सुनने से काम नहीं जाएगा, आपको खुद करना पड़ेगा, तब आपका शरीर आपका साथ देगा, ठीक है। आपके वाणी में प्रभाव आएगा, है ना, सब शक्तियां आपको प्राप्त होगी, और आप हरदम खुश रहेंगे, दुनिया में कुछ भी चले आप प्रसन्न रहेंगे। आप ये सोचेंगे कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये जो खुशी का जो है ना एहसास, ये सब ये करने से आएगा, योग करने से ही आएगा, ठीक है। बाद में फिर ये इसके बारे में पूरा बताया है कि जैसे जब कोई विपत्ति आती है तो हमारी आंखें, वो जो पुतली है बड़ी हो जाती है, हमारी जो मुंह है, आपने देखा होगा ना, सूख जाता है ना। फिर हमारी जो श्वासें है वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती है, हमारी लीवर में से बहुत सारी ग्लूकोज निकलता है शक्ति के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। पर जब हम इसमें आ जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक में, तो जितने भी ये सब विकसित हुई थी, यानी एक्टिवेट हुई थी, वो वापस फिर नॉर्मलाइज हो जाती है। तो रोज आपको योग करना जरूरी है, ताकि जो भी तनाव के कारण जितना भी कुप्रभाव हमारे शरीर ऑर्गन्स पे हुआ है वो वापस नॉर्मल हो सके। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, ईईजी ब्रेन, काफी लोगों ने सुना भी हो नाम, कि हमारा जो ब्रेन का है ना उसका मैपिंग लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स लगा देते हैं, और हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कैसी है वो डॉक्टर इससे पता करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, है ना। तो हम जब काम करते रहते हैं दिन भर के दिनचर्या में, तो होता क्या है कि इसके अंदर आप चित्र में देखिए, फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी फास्ट जा रही है। तो हमारा दिमाग भी वैसे ही चलते रहता है, तनाव के कारण ये करना है, वो करना है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। पर जैसे ही आप ध्यान में जाते हैं, योग
प्राणायाम वगैरह में जाते हैं, आसन में जाते हैं, तो होता क्या है, वो जो बीटा फ्रीक्वेंसी है, बीटा वेव्स है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 12 से 30, इतनी फ्रीक्वेंसी में घूमते रहती है। फिर वो क्या, जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी फिर अल्फा वेव्स में आती है, यानी फ्रीक्वेंसी 7.5 से 12 तक रहती है। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं नीचे, है ना, सेकंड लाइन, है ना। और फिर और भी हम गहरे मेडिटेशन में उतरते हैं, गहरे प्राणायाम में जाते हैं, जहां विचार नहीं रहते हैं, सिर्फ हमारा जो ध्यान है वो श्वासों के ऊपर रहता है ना, या हमारे गुरु ने जो बताया वहां पे रहता है। तो आप देखिए और भी हमारे फिर वो वेव्स कम हो जाती है, थीटा बोलते हैं, थीटा वेव्स, वो सिर्फ 4 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, से 7.5 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितने धीरे धीरे, यानी आपका मन एकदम शांत हो गया है। जब मन शांत हो गया है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और जितनी गंदगियां हैं वो सब निकल जाती है, जितना स्ट्रेस हार्मोन्स है वो समाप्त हो जाते हैं, जितने बुरे विचार है वो समाप्त हो जाते हैं, मन एकदम स्थिर हो जाते हैं, और मन से रिलेटेड हमारा शरीर है। तो रोज शरीर को भी शांत करना मन के द्वारा, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और भी आप गहरे इसमें, जैसे ऋषि मुनि वगैरह जाते थे, जैसे हम लोग बिना इसके, यानी सपना अगर नहीं होता, और वो जो नींद है वो बहुत छोटी रहती है, ऐसा बोलते हैं कि 20 से 25 मिनट ही वो नींद रहती है पूरे 8 घंटे में, जब हम सोते हैं तो ये जो है वो पीरियड है ये वाला, उस समय आपकी श्वास बहुत कम हो जाती है, और आपकी फ्रीक्वेंसी ही, ठीक है, यानी 1 से 4 तक हर्ट्ज होती है। इवन आपकी जो पल्स भी देखेंगे आप उतने इसमें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पल्स चल रही कि नहीं। तो हमारे ऋषि मुनि के ऊपर तो वो चिड़िया घोंसला बनाती थी, और क्या क्या वो मकड़ियां जाले उले बना के रखती थी, क्योंकि वो सोचते भैया बॉडी डेड है ना, तो इस पे कुछ भी कर सकते हैं, पर वो डेड रहती नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूरॉन फायरिंग, ये नया कंसेप्ट है। एक्चुअली ऐसा बताया गया है मॉडर्न मेडिकल साइंस में कि 100 मिलियन न्यूरॉन्स, है ना, जो दिमाग की जो सेल्स है, जो उनको न्यूरॉन्स हम बोलेंगे, कि भगवान ने क्या किया, 100 मिलियन न्यूरॉन्स आपको दे के रखा है जब जन्म होता है, और जैसे जैसे हम उसका वापर करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे उसका 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 नंबर कम होते जाते हैं, 100 मिलियन से धीरे धीरे कम कम होते होते, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते रहती है वैसे वैसे इसके प्रमाण कम होते जाता है। जब तनाव में जाते हैं तो फायरिंग बहुत जबरदस्त हो जाती है ना, हमको तो वो उससे घटना से निपटना रहता है, तो हम लोग बहुत तनाव में आते हैं, तो भाई बॉडी को तो चाहिए, तो बहुत सारे दिमाग की न्यूरॉन्स वगैरह उसमें फायरिंग होते रहते हैं। तो ये खर्चा हम जल्दी जल्दी कर देंगे तो फिर साइकोसोमेटिक डिजीज, फिर बुढ़ापे में आपकी स्मरण शक्ति जाना, ये होना वो होना, बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि मेडिटेशन में क्या होता है, हमारा ब्रेन स्विच ऑफ कर देते हैं अपन, स्विच ऑफ हो जाता है ना, उसको कोई कार्य देते नहीं है सोचने का, भैया एक विषय पे तुम सिर्फ ध्यान लगाए रखो बस। तो इससे हमारा जो न्यूरोफायरिन है ना वो कम हो जाता है। अब रोज उतना न्यूरोफायरिंग बचाओ ना भाई, आप बुढ़ापे तक आपको फिर जवानी रहेंगे आप। ठीक है, तो ये हरदम ध्यान रखो कि ये बहुत जरूरी है। ये इतने इतने सारे फायदे हैं ना, मैं तो कुछ गिने हुए आपको फायदे ही बता रहा हूँ, देखेंगे कि बहुत बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा ये अगर हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे तो। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी है ना, पता है ना, जैसे कोई मट्टी है, गीली मट्टी है, उसको आप कोई भी आकार, जैसे कुंभार है कोई भी आकार उसको दे सकता है, वैसे हमारा ब्रेन होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारा अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी है ब्रेन की, तो वो उसको बरोबर से उसका सॉल्यूशन निकालेगा। और अगर उसका हार्ड हो गया है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते। हम देखते हैं ना, नहीं मेरी क्षमता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। जनरली जो उम्र जिनकी हो जाती है, अभी तो आजकल तो यंग लोग का भी प्रॉब्लम गया है, सीधा हार मान लेते हैं, है ना।
तो ये सब इसके कारण है कि हमारी प्लास्टिसिटी, जो ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी, उसको कभी हमने वापरा ही नहीं है। सिर्फ तनाव 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 में अपने कार्य में ही उसको लगा दिया है, उसको कभी रिलैक्स होने का मौका ही नहीं दिया, है ना। और ये लाइफ लॉन्ग जो है ना, उसका साइंटिस्ट ने ऐसा डिस्कवर किया है कि ये जो प्लास्टिसिटी है वो हमारे लाइफ लॉन्ग रहती है, पर हम उसको, उसका आदर ही नहीं करते, उसका ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। और ये कोई भी उम्र में इसकी प्लास्टिसिटी बढ़ा सकते हैं, और योग से अच्छा कोई दूसरा उपाय है नहीं। हमारी जो दिमाग की क्षमता है ना, क्षमता ही बोलेंगे हम, प्लास्टिसिटी बोले तो, ठीक है। तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उसकी क्षमता अगर बनाए रखना है तो आपको रोज योग करना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि आखिरी दम तक, मरते तक आपका ब्रेन अच्छे से काम। देखिए पूरा ग्रे कलर का है ना, ब्लैक कलर का है, और ये डेड हो जाता है ना, बहुत उसकी क्षमता इतनी कम हो जाती है बुढ़ापे में कि फिर हम कुछ करने लायक नहीं रहते, सिर्फ खटिया तोड़ते रहते हैं। तो वो नहीं होने देने का, ये कलरफुल रखने का है, तो रोज आपको करना ही पड़ेगा। ये है मैं जो बोल रहा था, रीवायरिंग। तो जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन वगैरह करते हैं, तो हमारा ब्रेन का अंदर रीवायरिंग होते रहता है, नए नए सर्किट पैदा होते रहते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो नए सर्किट पैदा नहीं होगी, नई क्षमताएं डेवलप नहीं होगी, नए क्रिएटिविटी नहीं आएगी, ठीक है। आप ढ के ढ बने रहेंगे, बस एक एक ही काम है वो करते रहने का। ऐसी तो जिंदगी नहीं होती ना। हम तो भाई मनुष्य है, प्राणी नहीं है, एनिमल नहीं है। तो हमें तो ये क्षमता होनी चाहिए रीवायरिंग की, कि कोई भी मुसीबत आए उसको मैं कैसे अच्छे से अच्छे तरह से उसको हैंडल कर सकूं। इसको बोलते हैं रीवायरिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब जब आपका माइंड पूरा परफेक्ट हो जाए तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है चित्र, है ना। मेरे लैपटॉप पे भी स्क्रीन पे यही मैंने सेव करके रखा है। तो इतना इतना डिलाइटेड होना चाहिए, इतने रोशनी से भरे हुए, है ना, हर सेंटर हमारा एनर्जाइज होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो बॉडी क्लॉक है ना, लोग बोलते क्या हो गया, रात को जगे, देर देर से उठे। अब ये जो चित्र में देख रहे हैं ना, उसमें पूरे उसके टाइम वाइज कौन सा ऑर्गन कौन से समय कौन सा विशेष कार्य करता है, सब कुछ दिया है, ठीक है ना। और भी चित्र हम देखते हैं, देखिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप, सुबह सुबह बोलते ना कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, 3 बजे से 5 बजे तक। तो ये लंग्स जो है ना, उस समय ये बहुत एक्टिव रहते हैं। इसकी गंदगी निकालना है क्या है, और उसको फ्रेश, उसको तरोताजा बनाना है ना। फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, आपने देखा होगा सुबह उठ के लोग मोशन लेटरिन के लिए जाते हैं, है ना। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन उस समय वो ज्यादा जबरदस्त काम करता है। उसके बाद में स्टमक, जठर अग्नि, है ना। पहले के जमाने के बाद ये सब मॉर्निंग का काम हो गया, तो फिर वो सुबह का नाश्ता करते थे, एकदम पौष्टिक, अपने समान आलू बुंडा समोसे चूड़ा वगैरह नहीं खाते थे, पोहे वगैरह, ठीक है। फिर बाद में देखो तो हर एक पूरे के टाइम वाइज इन्होंने हर एक ऑर्गन्स का दिया है कि कब कौन से ऑर्गन्स। अगर हम ये बॉडी क्लॉक को चेंज करेंगे ना, तो ये पूरा फंक्शन जो है हमारा वो पूरा फ्लॉप हो जाएगा। फिर नाना प्रकार की डिजीज तैयार होंगी। इसलिए बोलते हैं कि भाई जल्दी सो, जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और योग करना बहुत जरूरी है। भाई अपनी आदत, मैं समझता हूँ जिनको नौकरी है, अब दूसरा पर्याय नहीं है, क्योंकि हम भी वो स्थिति से जब यंग थे तो गुजर चुके हैं, है ना। पर जितना जमता है उतना तो करना चाहिए भैया, आप खुद मत करो, पर घर परिवार के, आजकल तो लोग, बच्चे अगर रात को तो माँ बाप खुशी से बोलते हैं दूसरे दिन लोगों को, अरे हमारा बच्चा 4 बजे तक पढ़ रहा था। अरे क्या पढ़ रहा था, क्या देख रहा था मोबाइल में, सचमुच पढ़ रहा था क्या, आप तो खर्राटे मार के सो रहे थे, है ना। मत मत करो, बहुत गलत है वो, है ना। उनको बोलो सुबह उठ के, क्योंकि मुझे हम अभी भी याद है जब हम बच्चे थे तो यानी ऊपर जो टेरेस होता है गच्ची पे, वहां हम बैठ जाते थे सुबह और जोर जोर से बोलते थे, रटते थे। जो किताबें था वो होता, बोलते हैं ना उस समय ब्रेन की शक्तियां बहुत जबरदस्त होती है, आपका ब्रेन फ्रेश होता है, पूरा मेमोरी। तो ये सब आपको मिलता है, ये बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है।
तो कृपया करके बच्चों को कभी मत प्रोत्साहित करो कि रात को जगे, खुद नहीं। देखो भैया, खुद चाय पियोगे तो बच्चों को नहीं बोल सकते कि चाय मत पियो, समझ गए ना? तो आप खुद जल्दी सो। देखो भाई, जिस दिन आप जागे उस दिन सवेरा समझने का, ठीक है? मैं मेरा कार्य कर रहा हूं कि जल्दी सो, जल्दी उठो, ठीक है? उससे हमारी, मैंने ऐसे लोग भी देखा है जो योग वगैरह नहीं करते, पर उन्होंने ये बॉडी क्लॉक का जो चार्ट है ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से, और सात्विक भोजन करते हैं और कुछ नहीं करते, पर उनका चेहरे पे इतने तेज चमक होती है कि आप बता नहीं सकते। तो ये बॉडी क्लॉक महत्व की, और दूसरा जो हम खाते हैं वो ज्यादा महत्व का है। देख लो यहाँ पे, वही मैंने जो बताया है वही है कि बिटवीन 3 to 5 AM, है ना, हमारे लंग्स जो होता है उसको टॉक्सिक वेस्ट हमको निकालना पड़ता है ना? और बाद में फिर हमने सुबह उठ के कोमट पानी पीना चाहिए, उकड़ू बैठ के पीना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, आसन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ये सब हमने करना चाहिए, ठीक है? और नेक्स्ट है इसके फायदा कि आपने देखा होगा कि आप भी देखना, कभी किसी को बोलना भाई वहां जाओ और पलटो, फिर वहां जाओ पलटो, तो वो एक डायरेक्शन से पलटेगा, दूसरे डायरेक्शन से नहीं पलटेगा। देखना, कोशिश करो, उसको बताने का नहीं, सिर्फ देखो। तो होता क्या है, हमारे शरीर एक तरफ से हड्डियां झीझने लगती है। जब मैंने यही पॉइंट एक हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर उनको उठाया, तो बोले नहीं, हमारे इसमें तो कहीं ये लिखा नहीं है, पर हमारा शास्त्र बोलता है कि भाई ज्यादा जो चीज घिसेगी आपका बॉडी अलाइनमेंट जाएगा। होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप सही प्रकार से अगर आसन नहीं करते हैं, नहीं सिखाया जाता है, तो भी आपकी बॉडी अलाइनमेंट खराब हो सकती है। इसलिए गुरु ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है ना? ऑपरेटर मत ढूंढिए, ठीक है? जिनको सचमुच ज्ञान का नॉलेज है, उनको ही ढूंढिए। और अगर आपका जो बॉडी ऐसे टिल्ट हो गई है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे एक चित्र में, देखिए यहाँ पूरी जो बॉडी की एक्सिस से देखो तिरछी हो गई है ना? ये देखिए, ये तिरछी हो गई है, दिख रहा है? और यहाँ पे देखिए एकदम स्ट्रेट है, ये देखिए सीधा का सीधा है, देख रहे हैं आप, है ना? तो ये, इसको सीधा किया जा सकता है योग के द्वारा, पर आपको सही मार्गदर्शन में उसको करना होगा तो बिल्कुल सही होता है। कुछ लोग गर्दन सामने झुक जाती है, कुछ लोग की कुबर निकल जाती है, आप लोग ने देखा होगा ना ये सब। कुछ हाथ ऐसे करके चलते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। तो सभी का इसी में तोड़ है, पर वो है कि भाई आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम मैंने क्या क्या आ गया उसमें, देखो हमारी पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, है ना, सॉरी, हाइपोथैलेमस, फिर थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, फिर हमारी पेनक्रियास हो गई, फिर एड्रिनल ग्लैंड हो गई, फिर स्त्रियों में ओवरी हो गया, पुरुषों में टेस्टिस हो गया। ऐसे महत्वपूर्ण जो ग्लैंड्स है, आजकल सभी बीमारियां जो इंडोक्राइन सिस्टम के डिस्टरबेंस से हो रही है। तो अगर रोज आप योग, प्राणायाम और आसन करते हैं, आसन वगैरह करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी जो इंडोक्राइन सिस्टम है ना, उसके हार्मोन्स पूरी तरह बैलेंस होंगे। देखिए थायराइड के प्रॉब्लम आने लगे, पेनक्रियास तो आपको पता है डायबिटीज के पेशेंट है, इंसोमिनिया, नींद नहीं आना, सर दुखना, ये सब नाना प्रकार के जो हमारी वो इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं, जिसको हम साइकोसोमैटिक बोलते हैं। तो ये पूरी पूरी तरह से आप उसको निकाल सकते हैं अगर आप अष्टांग योग का सहारा लेंगे तो, ठीक है? मैंने जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बताया है, तो ये जब हम तनाव में आते हैं तो ये इतने सारे स्ट्रेस हार्मोन्स का रिसाव होता है, और ये अगर कंटिन्यूस रहा ना, तो ये जो रिसाव होता है वो जाएगा कहाँ? हमारे जो वीकेस्ट ऑर्गन्स है वहां जाके ये इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। उसका जो फंक्शन है ना, वहां जो ऑर्गन्स है उसके फंक्शन को खराब करना चालू कर दो, उसकी इफिशियंसी कम होती जाती है, जिसके कारण फिर कई सालों के बाद में फिर हम बोलते हैं कि हमको ऐसा हो रहा है डॉक्टर, हमको वैसा हो रहा है, फिर डॉक्टर एक अच्छा सा बढ़िया सा उसको नाम दे देते कि आपको ये बीमारी हो गई है ना? पर उसका जो कारण है वो हमारा तनाव ही है, स्ट्रेस हार्मोन्स, ये कार्टिसोल और उसका परिवार है पूरा। वैसे ही हमारे अच्छे हार्मोन्स भी रहते हैं, फील गुड हार्मोन्स भी रहते हैं, जैसे डोपामिन हो गए, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, है ना, ऑक्सीटोसिन, ये भी रिसाव होते हैं जब हम खुश रहे या शांत रहे। तो हम जब योग करते हैं, तो जब शांत रहते हैं, तो ये सब रिसाव, जब हम गाते हैं, जब हम अपने हॉबी में रहते हैं, जब डांस करते हैं, वाला पाश्चात्य डांस नहीं,
हमारा जो योग का डांस है, या आजकल योग डांस वगैरह काफी निकल गया है ना, जो भारतीय शास्त्र के अनुसार है। फिर मेलेटोनिन, ये मेलेटोनिन भी आपको जो नींद लाने का ना, जैसे रात जैसी हुई वैसे, आपने वो चार्ट में, पता नहीं आपने बरोबर देखा कि नहीं, वहां पे लिखा है मेलेटोनिन रात को 8 या 9 बजे स्टार्ट होता है, तो जिसके कारण हमें नींद आती है, और सुबह 6-1 बजे मेलेटोनिन बनना बंद हो जाता है, हार्मोन। तो इसका इसका यह है कि वो समय आपका सोने का है ना। उसी समय ग्रोथ हार्मोन, आपकी जो ग्रोथ है, शरीर की ग्रोथ, वो उसके जो हार्मोन्स है वो भी बढ़ते हैं हमारे। और इमोशनल कोशेंट, ईक्यू, आईक्यू होता है वैसे ईक्यू, है ना। आप इमोशन पे, भावनाओं पे कैसे कंट्रोल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, वो भी इससे काफी बढ़ता है। फिर है, अब देखिए बीमारियां कितने सारी जो है वो इससे दूर हो सकती है योग के द्वारा। जैसे तनाव हो गया, डिप्रेशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, गुस्सा आना, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया गुस्सा, पर आप योग करेंगे देखिए गुस्सा चले जाएगा। मैं आपको 100% लिख के देखता हूँ, जिसको भी ये सब प्रकार है, जेलेसी, दूसरे से जलन होती है उनके प्रगति को देख के, सैडनेस यानी क्या बोले, दुखी होते हैं, अलूफनेस, उनको लगता है अकेलापन वगैरह, ये सब चीजें है ना, ये योग के द्वारा बिल्कुल जाना ही है। फिर जैसे साइकोसोमेटिक डिजीज देखिए बहुत सारी है, इसमें मैंने लिस्ट किया है, जैसे स्किन डिजीज, स्किन डिजीज सब ये साइकोसोमेटिक है, ठीक है। स्टमक का जो अल्सर है, स्टमक संबंधी, पेट संबंधी सब बीमारियां, हाइपरटेंशन जो भी है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, थायराइड है, डायबिटीज है, नाना प्रकार के आजकल तो जो दुखना भी जो बोलते हैं ना, पेन, बैक एक पेन हो रहा है, ये पेन हो रहा, वो पेन हो रहा, उसका भी संबंध पूरा साइकोसोमेटिक है। मुझे लगता है मैंने यहाँ समाप्त किया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को मैंने बहुत संक्षिप्त में इसको लेने की कोशिश किया हूँ, और बहुत जो महत्वपूर्ण जानकारी मुझे लगी वो मैंने देने की कोशिश किया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आपके कुछ सवाल होंगे पूछने का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अन्यथा आनंद भाई जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक एक पॉइंट को समझाया, कि निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अब किसी की कोई जिज्ञासा अगर है, आप अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जिनको भी कोई पूछना हो, आप अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें। जय जितेंद्र सर, जिज्ञासा तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरह से समझाया, धन्यवाद। म्यूट हो गए सर, आवाज नहीं आ रही। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपनी बात रखिए, और हाँ, उसके बाद वापस म्यूट हो जाइए। आपका सुचिता ऑप्शन बेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि आपको बहुत पसंद आया, आशा करता हूं कि बाकी लोग को भी पसंद आया होगा, और ये मेरा सौभाग्य है, ये सबसे बड़ा, मैं बोलता हूं मेरे लिए ऑनर है, कि अगर लोगों को ये पसंद आता है जो मैं अपने विचार शेयर करता हूं, उससे बड़ा मुझे और कोई पुरस्कार मिल नहीं सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया समझाया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर पर क्या 1 घंटा योगा करना है तो कौन से उसमें ये करना चाहिए? योग बहुत है, प्राणायाम बहुत है, तो बहुत एक्चुअली ये इतना सिंपल नहीं है उत्तर देना कि अच्छा। पर आप अगर 1 घंटा करना है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक 15 से 20 मिनट आप आसन कीजिए, है ना, 15 से 20 मिनट आप प्राणायाम कीजिए, ठीक है, तो 40 मिनट हो गया, और 20 मिनट फिर आप ध्यान करिए। क्योंकि मैं देखिए बहुत सारी संस्थाओं में ऐसा है कि वो योग आसन पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। आजकल हो रहा क्या है, हम लोग ज्यादा शारीरिक व्यायाम करते नहीं है, यानी सॉरी शारीरिक काम नहीं करते, तो हमें इतनी ताकत की भी इतनी जरूरी नहीं है कि मसल्स बिल्डिंग करना है। पर आजकल जो बीमारियां होती है वो मानसिक तनाव के कारण हो रही है। मानसिक तनाव के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना जरूरी है। अब ऑक्सीजन कैसे बढ़ाएंगे, तो हमारे प्राणायाम करना जरूरी है। अब अगर अगर देखिए जो यम नियम आसन प्राणायाम ये बोलते हैं बहिरंग,
ये हमारे हाथ में है, मनुष्य के हाथ में है। और बाद में है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप बोलेंगे मैं 20 मिनट ध्यान करूंगी, आपके हाथ में नहीं है। जब तक आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम का अभ्यास अच्छा नहीं होता है तो आपको ध्यान लगेगा ही नहीं, उसके फायदे मिलेंगे नहीं। तो ये कठिन रास्ता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय यम नियम का पालन करने में, मुझे आशा है कि आप यम नियम का पूरी तरह से पालन करते हो, क्योंकि योग से जुड़े तो मैं ये ग्रहित पकड़ता हूं कि आप लोग यम नियम का पालन करते ही है। ठीक है, तो यम नियम का पालन करते हैं तो आपको आसन के बेनिफिट मिलेंगे, आपको प्राणायाम के बेनिफिट मिलेंगे। जब ये मिलना चालू हो गया तो आप ध्यान अच्छे से करते हैं। और एक बार ध्यान आपको लगने लगा तो आप सोचिए कि फिर आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। आप बच्चों के सामने पूरे उछलते कूदते रहेंगे, आप फ्रेश रहेंगे। ठीक है, आशा Thank you. करता हूं कि मैंने जो उत्तर दिया आपको। नहीं, थैंक यू। और बोलिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सारी बातें बताई और लोगों को जिज्ञासाओं का समाधान भी मिल रहा है। हाँ आनंद भाई जी, हमारे मित्र बाबा शिंदे जी भी जुड़े हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी बताए उनको क्या अनुभव हुआ। हाँ बोलिए सर, मैडम। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ सर। एक जरूर से बोलिए। सर, कलयुग में आपके जैसे योग गुरु मिले तो हम लोग खुश नसीब है सर। मेरे को यानी शब्द नहीं है आपके लिए। बाप रे, आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। हम वैसे नहीं, हम एक विद्यार्थी हैं और हम सिर्फ सेवा कर रहे हैं। आनंद भाई जी को आप प्रणाम कीजिए कि उनके बदौलत ही हम नहीं, लोग एक दूसरे से उनको मिल तो रोज ही रहे हैं। करते हैं, वो सवाल ही नहीं है सर कि उन्होंने इतने सारे लोग, आनंद भैया को तो इतने लोगों से उन्होंने जोड़ दिए हम लोग को। हम तो वहां पहुंच भी नहीं सकते थे सर, पहुंच भी नहीं सकते हैं। जहां जहां से उन्होंने ढूंढ ढूंढ के कैसे सही बात निकाले। है। वो और तो मैं बड़ी चाहता हूं कि आपने जो मुझे मेरे बारे में बोल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब ऐसा बने ना भाई। अभी देखिए सब लोग ने अभी ये करना है कि लोगों की सेवा करना है। ठीक है, तो पहले आप अपने रोज का अभ्यास करिए और लोगों की सेवा कीजिए। देखिए बहुत आनंद आता है, सही बात। बहुत ज्यादा आनंद आता है। जी सर। ठीक। और जो सही गुरु बोला ना सर आपने, हमें तो सही गुरु, सही मार्गदर्शन मिला है। आनंदमल सर जी तो बहुत अच्छे योग बिल्कुल अभ्यास बिल्कुल हैं बिल्कुल, उनके और द्वारा ऐसे बड़े बहुत बड़े सारे, हस्ती मिल रहे हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े गुरु आपको आपके गुरु सामने मिल आ रहे रहे हैं। हैं वो। सही है सर, बहुत हमारा अच्छा। तो आनंद मर्ज है। बाबा शेंडे साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हमारे बहुत बहुत परम मित्र है और हमारे शुभ चिंतक है। उनके द्वारा काफी हमको, जैसा आप प्रोत्साहन दे रहे हैं वैसे उनके द्वारा भी हमें काफी, उनके योग संपदा पूरा का वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। जो आपने देखा होगा ना, तालाब पे एक बेट है अंदर, है ना, वहां पे योग संपदा करके नाम की बहुत अच्छी संस्था है और वहां पे ही बाबा साहेब वहाँ काम करते हैं और खुद आर्किटेक्ट है और बहुत बड़ा इनका ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल भी बहुत एक्टिव है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द वो भी बोले। आपका सेशन काफी अच्छा रहा है और मैं भी बीच बीच में सुनते रहता हूँ। बहुत ही अच्छे आपके विचार रहते हैं और मैं तो काफी दिनों से आपके साथ में जुड़ा हूँ। हम लोग वहाँ गांधी सागर में काफी बार वो वॉकिंग भी करते थे साथ में मिलके। ऐसा ही आपकी सेवा समाज के लिए कंटिन्यू रहे, मैं ऐसी आपके आशा करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आज रूबरू होकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब, हाँ जी, हाँ जी। भरत भाई का जो स्वभाव, जो इनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि जो भी इनसे मिलता है होकर रह जाता है। मैं भी इनसे आपका काफी आवाज दिनों म्यूट से हो गई है। हमारा परिचय है। हमारे सेंटर में कई बार आए हुए हैं अ- और हमारे हाँ जी। सेंटर में इन्होंने बहुत बार क्लासें भी ली है। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखा है और आज जो ज्ञान इन्होंने हमें दिया है, मैं सोचता हूँ ऐसा ज्ञान देने वाले गुरु कम ही मिलते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे योग गुरु मिले हैं। तो अब हमारे भी संपन्नता अच्छा की ओर चल रहा है। आनंद भाई जी, कल के बारे में भी बता दीजिए ना। हाँ, आप ही बता दें। अच्छा, तो कल बहुत विशेष सेशन रहेगा जो कि चक्र विज्ञान की जो सीरीज चालू है और पार्ट 2 रहेगा हमारा अनाहत चक्र का, जिसमें हम जो हमारे चक्र लॉक हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं,
उसको कैसे कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं उसका, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने पूरे साइंस के बारे में उसकी चर्चा करी, और अभी जो कल जो होने वाला है, यानी आपके इंडिया के हिसाब से 9 बजे सुबह और हमारे हिसाब से रात के 11:30 बज जाएंगे उस समय, पर फिर भी मुझे खुशी होगी आप लोग की सेवा में करने में। तो बहुत किसी को मिस मत कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कौन से आसन, कौन से प्राणायाम, जो एक बहन जी बोल रही थी ना, हमने कौन से क्या क्या करना चाहिए, तो पूरा का पूरा हमारे हार्ट चक्र को डेवलप करने के लिए हमारा खान पान से लेके मुद्रा से लेके सब चीजों का वर्णन रहेगा उसमें। कौन सा मेडिटेशन करना, कौन से आसन करना, कौन से प्राणायाम करने का, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो मेरी सबसे निवेदन है कि कृपया करके सभी लोग जुड़िए, और अपने मित्र मंडली उनको भी बोलिए कि जरूर से जुड़ेंगे, क्योंकि आनंद भाई जी इतना अच्छा सुंदर मौका दे रहे हैं हम लोग को सीखने का, तो भरत भाई, जरूर से मौका लेना चाहिए। पहला पार्ट हमने जो लिया टोटली थियोरिटिकल था, कल हम थ्योरी के साथ कुछ प्रैक्टिकल भी लेना चाहेंगे। प्रैक्टिकल भी, बिल्कुल। प्रणाम सर जी, मैं प्रैक्टिकल पर कुछ ज्यादा बोलना विश्वास करता हूँ। हाँ बोलिए मैं बोलिए कोई बहन जी। चीज है उसको प्रैक्टिकल ज्यादा करता हूँ। मेरी खास ये रुचि है कि मैं सिर्फ बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम उसे प्रैक्टिकल में अपने लाइफ में नहीं करेंगे तब तक उसका बेनिफिट मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देना है हमें, और प्रेक्षा ध्यान हमें यही चीज बताता है। प्रेक्षा ध्यान एक संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान के सब आ जाते हैं उसके अंदर। जैसे आपने बताया अभी पहले 20 मिनट आप योगा करो, फिर मेडिटेशन करो, तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति एक इतनी सुंदर पद्धति है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें सिस्टम में बिल्कुल सिस्टम से कराई जाती है। और प्रेक्षा ध्यान की क्लास हम रोज करते हैं, इससे हमें फायदा भी होता है और लोगों को भी फायदा है। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए आज का आनंद भाई जी, एक बहन जी कुछ बोलना चाहती थी। हाँ बोलना प्रणाम। चाहती है, तो आप सभी विशिष्ट व्यक्तित्व से मिलकर बहुत मन में संतुष्टि हो रही है कि ऐसे घर में बैठे बैठे हमें घर में गंगा मिल रही है एकदम। तो इसके लिए तो बहुत बहुत आपका आभार सभी का। बहुत अच्छा लगता है आपसे इतना ज्ञान पाकर, बहुत खुशी होती है। प्रणाम 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 बहन जी, प्रणाम। अब हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़िए, सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, मेरे साथ उच्चारण करेंगे। आनंद जी, मैं चैतन्यमय हूँ। कोई बोलना चाहता है? मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। आनंद भाई जी, हम कोई सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। भरत भाई, हम आपके भी बहुत आभारी हैं। आपने इतना सुंदर आज का हमारा जो सेशन था इसका कराया आपने, और इससे निश्चित ही सभी को फायदा होगा। और आज का जो इस सेशन का वीडियो हमारे चैनल पे आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। आप इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि और लोगों को भी हमारी क्लास का लाभ मिल सके। आज हम यही आनंद भाई जी, कल 9 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। एक बहन जी बात करना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है। आनंद जी और भरत भाई, आप दोनों की बहुत बहुत अनुमोदना। आप तो इतना अच्छा सिखाते हो कि हमें क्लास मिस करने का मन ही नहीं होता है। तो मैं भी न्यू जर्सी में हूँ। आप न्यू जर्सी में हो ना?
ना ना, हम डेट्रॉइट में है बहन जी। डेट्रॉइट में? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो कभी हमारा भी सेशन इसी टाइम पे होता है, तो हम अच्छा, आपको हमारे सेशन में भी बुलाएंगे। मतलब हम भक्ता जरूर पर से। चांट करते हैं डेली चैंटिंग में। अच्छा हाँ। अच्छा, नहीं तो जरूर मैं से ये मुझे फिर याद वीडियो करिए। देखती हूँ ज्यादा, मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ दोनों जगह एक साथ, तो मैं वीडियो देख लेती हूँ क्योंकि इनका वीडियो अवेलेबल होता है। पर आनंद जी, आप तो बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर को लेकर आते हो हमेशा। सही बात है ना, बहुत सही धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सीखने आप को। इतनी दूर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये जानकर हमारे को बहुत प्रसन्नता हो रही है। और भी हमारे काफी भाई बहन कहाँ कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैसेज मेरे पास आते रहता है। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और जो अभी चला रहे हैं इसमें शामिल होइए और इस अभियान को आगे से आगे बढ़ाएं, यही हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हाँ। ओम हरि। और आनंद जी, मैं ये एक्सरसाइज हमारे क्लास में सिखाती हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए आपकी ये उम्र में भी कितनी एनर्जी है ना, तो ये योग का चमत्कार है ये सब। हम्म। जय जिनेंद्र। चलो। जय जी।